Assalamu alaikum students. Today I am with the new subtopic of acute inflammation which is vascular events. हमने पिछले टॉपिक में जो कि एक्यूट इन्फ्लामेशन था उसके अंदर कुछ पॉइंट्स पढ़ी थी और उसके साइंस के बारे में भी डिस्कस किया था कि जब भी कोई एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, जब भी कोई एक्यूट रेस्पॉन्स हमारी बॉडी की तरफ टुवर्ड्स इंजरियस एरिया होता है तो वहाँ पे रेडनेस भी हो जाती है, वहाँ पे वार्मथ भी होता है वो एरिया, और वहाँ पे लोकलाइज्ड पेन भी होता है, वहाँ पे स्वेलिंग भी होती है और वहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन भी हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है वो आज हम जानेंगे। ये जो एक्यूट रेस्पॉन्स हमारी बॉडी की तरफ आया जब भी इंजरी हुई टुवर्ड्स दैट एरिया, उसके पीछे की कहानी क्या है वो हम इवेंट्स ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर देखते हैं कि पीछे या अंदर हमारी बॉडी में क्या एक अफरा तफरी का माहौल होता है। वो सारा कुछ माहौल इसी चेंजेस के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो इवेंट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन की जब बात करते हैं तो देर आर टू फेजेस वी कैन से विच आर कंसीडर्ड इन द एक्यूट इन्फ्लामेशन। पहला वेस्कुलर इवेंट्स और चेंजेस, और इसको हीमोडायनेमिक फेज़ भी कहा जाता है। इट मीन्स के जो चेंजेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इस सब टॉपिक या इस फेज़ में पढ़ेंगे, वो तमाम चेंजेस वेजल्स के ऊपर होंगी। दूसरा सेल्यूलर इवेंट्स। तो सेल्यूलर इवेंट्स में हम सेल्स में जो हमारे लिकोसाइट्स हैं उनकी मूवमेंट और उनकी माइग्रेशन टुवर्ड्स द इंजरियस एरिया और डैमेज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी किस तरह होता है वो कुछ देखेंगे। तो वेस्कुलर इवेंट्स में सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जब वेजल्स में चेंजेस की बात करते हैं तो वेजल्स से मेरी मुराद माइक्रो वेजल्स हैं, जिसमें कैपिलरीज, आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स आ जाते हैं। और कॉमन सेंस ये भी है कि वेजल्स की चेंजेस में मैक्सिमम दो चेंजेस हो सकती हैं। एक ये कि उनके डायमीटर में चेंजेस होंगी, या तो डायमीटर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। दूसरा उसकी परमिएबिलिटी में चेंज आ सकता है। तो जब उसकी डायमीटर की बात होगी तो ऑब्वियसली उसके डायमीटर बढ़ने पे उसमें मौजूद ब्लड का फ़्लो भी बढ़ जाता है, और उसकी डायमीटर कम हो जाने पे उसका ब्लड फ़्लो भी कम हो जाता है। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ दैट इनिशियल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। मीन्स के जैसे ही इन्फ्लामेशन होता है तो अर्लीस्ट हमारा जो रेस्पॉन्स होता है वो रेस्पॉन्स इनिशियली कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द वेजल्स होता है। जो वेजल्स उस लोकलाइज्ड एरिया की तरफ होती हैं उसमें उसकी डायमीटर बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये क्यों होता है और कब होता है ये बिल्कुल अर्लीस्ट रेस्पॉन्स होता है। और यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि दिस इज़ फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स कि दिस विल हैपन अप टू 3 to 5 सेकेंड्स बस। और दूसरी बात इसमें समझने वाली ये है कि जैसे ही वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं तो उसमें मौजूद ब्लड फ़्लो तो कम हो जाता है, लेकिन उसमें मौजूद उसका प्रेशर बिल्कुल बढ़ जाता है। और बड़े इस वजह से बढ़ता है ताकि उस इंजरियस पार्ट ऑफ बॉडी, जो एरिया है हमारा जो डैमेज हो चुका है, उसमें मैक्सिमम हमें जल्द से जल्द ब्लड पहुंचाना है। दूसरा स्टेप परसिस्टेंट वेजोडाइलेशन। फ़ौरन ही वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वही वेजल्स डायलेट हो जाती हैं और उसमें ब्लड फ़्लो बढ़ जाता है टुवर्ड्स द इंजरियस एरिया, और दिस विल हैपन परसिस्टेंटली, और उसके बाद ये परसिस्टेंटली होता रहता है। ब्लड फ़्लो जैसे ही बढ़ेगा तो इंजरियस एरिया में हमें देख रहे होते हैं कि वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दो साइंस ऑल्सो। जो वार्म और रेडनेस हम कह रहे थे तो वार्म और रेडनेस इस वजह से होती है बिकॉज़ वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ़्लो होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ़्लो इस वजह से होता है बिकॉज़ वहाँ की वेजल्स, जो हमारे पास माइक्रो वेसल्स हैं, वो डायलेट हो जाती हैं। द थर्ड पार्ट इज़ स्टेसिस। दिस इज़ द स्लोइंग ऑफ द ब्लड फ्लो ड्यू टू द इंक्रीज फ्लूइड लॉस फ्रॉम द ब्लड। और जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो उसमें से कुछ फ्लूइड आउट ऑफ द वेसल्स इनटू द टिश्यूज़ जमा हो जाना शुरू हो जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो इस वजह से ब्लड के फ़्लो में थोड़ी सी स्ट्रेसेस और स्लोनेस आ जाती है और ब्लड हमारा थोड़ा सा विस्कस हो जाता है। द फोर्थ पॉइंट इज़ इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी। यही उसके साथ मैं कनेक्ट करूँगा कि जैसे ही वेजल्स का डायमीटर बढ़ जाता है या डायलेशन हो जाती है, तो आपको पता है हमारी वेजल्स की जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो एंडोथेलियम टिश्यू की बनी होती है, और वहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं। इन बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स
वहाँ पे जो जंक्शंस होते हैं वो उनके उनके दरमियान एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स होती है और वहाँ पे वो जो पोर्स हैं वो बिल्कुल वाइड हो जाते हैं। जैसे ही उन पोर्स में जब एक्टिन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पोर्स वाइड हो जाते हैं और दिस इज़ द रीज़न कि वहाँ पे परमीबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। मींस कि जब वेजल्स का डायमीटर बढ़ जाता है, मींस कि जब परसिस्टेंट जब वेजोडाइलेशन होती है तो एंडोथेलियल पोर्स जो जंक्शंस हैं उनमें स्पेस बढ़ जाता है ड्यू टू द एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्शन। इस वजह से जो फ्लूइड ब्लड के अंदर मौजूद है वो ब्लड से इंट्रावेस्कुलर जो स्पेसिस के अंदर मौजूद है वो बाहर जाके एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेसिस यानी कि टिश्यूज़ में जमा हो जाना शुरू हो जाता है और इसी फेज़ को हम एडिमा कहते हैं। दिस इज़ द फिफ्थ स्टेप ऑफ वेस्कुलर इवेंट्स। क्योंकि ये सब कुछ होगा तो ऑब्वियसली जो फ्लूइड बाहर जाएगा वो जाके टिश्यूज़ में जमा हो जाएगा और दैट एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इनटू द एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेसिस इज कॉल्ड एडिमा। और इस प्रोसेस को एक्सुडेशन कहते हैं बिकॉज इट्स मेक्स स्वेल्स द साइट और यही वजह है कि वहाँ पे स्वेलिंग होती है। और एक्सुडेट इसको क्यों कहते हैं बिकॉज दैट फ्लूइड इज़ कॉल्ड एक्सुडेट। so we will further differentiate it into the next lecture what is the difference between transudate and exudate fluid. So that fluid बेसिकली द एब्डोर्मल हमारे पास जो फ्लूइड होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक्सुडेट और ट्रांसुडेट। एक्सुडेट में इस तरह समझें कि जब वो फ्लूइड अपने साथ WBCs को भी लेके बाहर निकलता है, अपने साथ RBCs को भी लेके बाहर निकलता है और अपने साथ एक हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन को लेके बाहर निकलता है तो हम कहते हैं दैट इज़ एक्सुडेट फ्लूइड और इस प्रोसेस को हम एक्सुडेशन कहते हैं। और इसका एग्जांपल जैसे पस है वो वाइटिश कलर और येलोइश कलर की जब पस निकलती है तो वो बिल्कुल घनी होती है, दैट इज़ टू मच कॉन्सेंट्रेटेड। और द रीज़न बिहाइंड दिस कॉन्सेंट्रेशन के वो अपने साथ WBCs RBCs और प्रोटीन्स को साथ लेके निकलती है। अच्छा, अब जो एक्सुडेशन हुआ उसके मैकेनिज़्म समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखें यहाँ पे जैसे ये वेजल्स, ये एक वेसल दिखाई गई है जो कि कॉन्ट्रैक्टेड है या हम नॉर्मल पोजीशन इसकी कंसीडर कर सकते हैं। तो जब भी कोई वेसल की बात होती है तो उसमें दो किस्म के प्रेशर होते हैं, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा ऑनकोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक का प्रेशर जो होता है वो टुवर्ड्स द वॉल, मींस कि जो हमारे ब्लड या जो फ्लूइड मौजूद होता है वेसल में उसको बाहर निकालने में वो प्रेशर मददगार साबित होता है। इट मीन्स कि दिस इज़ प्रेशर टुवर्ड्स आउटसाइड। ऑनकोटिक प्रेशर होल्ड दैट फ्लूइड और दैट स्टफ इनटू द वेसल। ऑनकोटिक प्रेशर का काम होता है उनको होल्ड करना इनसाइड द वेजल्स, जबकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। दैट फोर्स इज़ अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ वेजल्स। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे दिखाया गया है कि जब वेसल्स नॉर्मल पोजीशन में होती हैं तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे 36 है जबकि ऑनकोटिक प्रेशर इज़ 28। जब यही वेसल डायलेट हो जाती है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है बिकॉज उसके अंदर फ्लूइड का अमाउंट बढ़ गया, जबकि ऑनकोटिक प्रेशर वही रहता है बिकॉज इट्स कॉन्स्टेंट हेयर। तो ऑनकोटिक प्रेशर 28। तो इसके रिज़ल्ट में कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होगा, चूँकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसके अंदर मौजूद फ्लूइड वो इस वेसल में से निकल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर जमा हो जाना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ द मैकेनिज़्म बिहाइंड दैट एडीमा जो एक्सुडेशन हमने कहा। तो परमिएबिलिटी जब इंक्रीज़ होगी ड्यू टू द इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो फ्लूइड एक्सुडेशन बढ़ जाएगी इनटू द वेस्कुलर स्पेसेस, ये वही बात है। So this was all about the vascular events of the acute inflammation. In our next lecture we will discuss about the cellular events. Stay connected. Thank you so much.